हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ यूनिक एकेडमी कॉमर्स। यूनिक एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर एफएमसीएमए को लेकर बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो ऑलवेज पूछते हैं, सर ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। उनको ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एफएमसीएमए बोथ आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, लेकिन आपके एग्जाम से बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस देखे जाते हैं। लेकिन एफएम का पेपर अगर आप देखोगे ना, तो एफएम के पेपर में जनरली जो क्वेश्चंस देखे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, स्ट्रेट थियरी क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन सर पहले आप ये तो बताइए कि स्ट्रेट थियरी क्वेश्चंस में और कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि आप 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, वहां पे क्वेश्चन आता था द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डैश, तो हम लिखते थे एडम स्मिथ। तो दोस्तों मुझे बताओ, ये स्ट्रेट थियरी क्वेश्चन हुआ, ये तो रट्टा मार के भी क्रैक किया जा सकता है, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट और लॉजिक पे एक स्ट्रांग कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, यूनिक एकेडमी कॉमर्स एक छोटी सी इनिशिएटिव लेके आ रहा है, जहां पे हम एफएमसीएमए को लेके ऐसे छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे और उसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियोस हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये इनिशिएटिव अच्छी लगती है तो डेफिनेटली हमारी ये वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक यूनिक एकेडमी कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सेकंड दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। दोस्तों, स्ट्रेटेजिकली ये टॉपिक की काफी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे कंट्रोल लेना है तो आपका अल्टीमेट कंट्रोल होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल कंट्रोल होना चाहिए, लॉजिकल कंट्रोल होना चाहिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। टाइम फाइनेंस में हम आज को कहते हैं T0, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर को कहते हैं T1, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर को कहते हैं T2, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर को कहते हैं T3, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर को कहते हैं T4, सो ऑन, एट द एंड ऑफ 10th ईयर को कहते हैं T10। गिवन अ चॉइस, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको 1 लाख रुपया आज चाहिए क्या 1 लाख रुपया 1 साल के बाद चाहिए, तो मुझे बताओ आप किसको प्रेफरेंस दोगे? आज को प्रेफरेंस दोगे कि 1 साल के बाद को प्रेफरेंस दोगे? रैशनल पर्सन तो भाई 1 लाख रुपया आज ही लेगा। सर ये 1 लाख रुपया आज क्यों लेगा? कॉमन सेंस वाली बात है। देखो, अगर अपेरेंटली अगर देखेंगे ना तो T0 का 1 लाख रुपया और T1 का 1 लाख रुपया एक जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों फाइनेंस की दुनिया में ये दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अगर T0 पे अगर आप 1 लाख रुपीज लेके जाते हो तो मुझे बताओ, क्या ये 1 लाख रुपीज से क्या आप आईफोन खरीद सकते हो? क्या आप आपकी गर्लफ्रेंड को लेके वेकेशन पे जा सकते हो? अरे आपने अगर बैंक में उसकी एफडी करा दी तो मुझे बताओ, क्या उस पर आपको 5% इंटरेस्ट मिल सकता है? तो आपको T1 पे कितना मिलेगा? 1,05,000 मिलेगा। तो मुझे बताओ कि अगर आपको चॉइस दिया जाए तो आपको नहीं लगता है कि आप 1 लाख रुपया आज लेना प्रेफर करोगे? तो क्या उसमें टाइम प्रेफरेंस आ गया? क्या उसमें टाइम वैल्यू आ गया? इसीलिए हमें टॉपिक पढ़ना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसलिए मैं टॉपिक पढ़ना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दोस्तों, मैंने अभी कहा कि जैसे कि ये टॉपिक की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अगर ये टॉपिक पे आपका स्ट्रेटेजिकली अगर कंट्रोल नहीं है तो आपका फाइनेंस पे कंट्रोल नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे कंट्रोल नहीं है। दोस्तों मुझे बताओ कि अगर हम T0 पे 100 रुपीज बैंक में एफडी कराते हैं और बैंक हमें अगर 10% इंटरेस्ट देता है तो हमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? क्या 10 रुपीज मिलेगा? 100 पे 10 रुपीज ऐड करोगे तो मुझे बताओ T1 पे फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना मिलेगा? 110 मिलेगा। 110 में क्या 100 रुपीज का प्रिंसिपल और 10 रुपीज का इंटरेस्ट क्या दोनों इंक्लूड है? जब हम सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो मेरे दोस्तों, क्या हम 110 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और 110 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो क्या हम सेकेंड ईयर में जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को फाइनेंस में कहते हैं कंपाउंडिंग। क्या कहते हैं उसको? कंपाउंडिंग। सेकेंड ईयर पे 10% इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट फॉर्म में इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 11 रुपीज। अगर आप 110 में 11 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 121 रुपीज। अगेन ये 121 रुपीज में भी आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। जब आप थर्ड ईयर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो अगेन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को फाइनेंस में हम कहते हैं कंपाउंडिंग। क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग। अब 121 में 10% इंटरेस्ट कितना होता है? 12.1। 121 में 12.1 ऐड करो तो कितना हो जाता है? 133.1। क्या दोस्तों मुझे बताओ, क्या हम T0 से क्या T1 पे जा सकते हैं? उसका मतलब क्या हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं? क्या हम T0 से T2 तक जा सकते हैं? उसका मतलब क्या हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं? क्या हम T0 से T3 तक जा सकते हैं? क्या उसका मतलब क्या हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं? दोस्तों, जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं तो मुझे बताओ, क्या 100 में 10
क्या इंटरेस्ट ऐड होता है? 110 में क्या ये इंटरेस्ट ऐड हुआ? क्या 121 में क्या ये इंटरेस्ट ऐड हुआ? तो दोस्तों जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने को, टू गो फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर इज नोन एज कंपाउंडिंग। और जब कंपाउंडिंग होता है तो बेटा ऑलवेज इंटरेस्ट क्या होता है? ऐड होता है। सिमिलरली हम क्या फ्यूचर से प्रेजेंट में भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? ऑफ कोर्स आ सकते हैं। क्या हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे? क्या 133.1 से अगर हमें 121 में आना है तो क्या हमें 12.1 का इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? क्या माइनस करना पड़ेगा? 121 से अगर 110 तक जाना है तो क्या 11 रुपीज का इंटरेस्ट क्या हमें माइनस करना पड़ेगा? 110 से 110 से अगर 100 तक जाना है तो क्या 10 रुपए का इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा? तो जैसे हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं वैसे हम फ्यूचर से प्रेजेंट में भी आ सकते हैं। और फ्यूचर से प्रेजेंट में आने को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। क्या कहते हैं बेटा? डिस्काउंटिंग कहते हैं। और जब भी डिस्काउंटिंग होगा तो क्या इंटरेस्ट माइनस होता है? क्या इंटरेस्ट डिडक्ट होता है? क्या दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि ये टॉपिक में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। अगर इन टर्म्स पे अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो मैंने पहले ही कहा कि इस टॉपिक पे कंट्रोल नहीं है। अगर इस टॉपिक पे कंट्रोल नहीं है तो पूरे फाइनेंस पे कंट्रोल नहीं है। अगर आपको फाइनेंस पे कंट्रोल लेना है तो इट इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट कि आपको इन टर्म्स पे, इन टॉपिक की कॉन्सेप्ट पे, लॉजिक पे एक प्रॉपर कंट्रोल लेना पड़ेगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मुझे बताओ 15% को क्या हम 15% लिख सकते हैं? यस। एंड सेंट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंचुरी, और सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो क्या हम 15 पर 100 लिख सकते हैं? यस। पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, तो क्या हम 15 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। एंड 15 डिवाइडेड बाय को अगर कैलसी पे सॉल्व करोगे तो 0.15 आता है, और 0.15 को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो मुझे बताओ 15% को क्या मैं 0.15 लिख सकता हूं? यस। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सिंपली डिवाइड बाय 100 कर दो। एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, आप कैलसी हाथ में ले लो, मुझे बताओ 12% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 100 करो। तो 12% डिवाइड बाय 100 करोगे तो क्या आ रहा है? 0.12। तो परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। 18% का फ्रैक्शन 0.18 डिवाइड बाय 100 करो। 21.5% का फ्रैक्शन डिवाइड बाय 100 करो, 0.215। 10% का फ्रैक्शन डिवाइड बाय 100 करो तो 0.10। कैलसी पे है, कैलसी है ना, जीरो को इग्नोर करता है, तो लेकिन कैलसी पे जो 0.1 आता है उसका मतलब भी 0.10 होता है, ये ध्यान रखना आप। 4% का फ्रैक्शन 0.04, 3.5% का फ्रैक्शन 0.035। जैसे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा सकते हैं वैसे क्या फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी जा सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, क्यों नहीं जा सकते? जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। जैसे कि 0.17 क्या है? फ्रैक्शन है, तो उसका परसेंटेज क्या होगा? 17%, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। 0.145 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 14.5%। 0.20 बेटा, 0.20 या 0.2, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो 20% हो जाएगा। 0.025 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो 2.5% हो जाएगा। जैसे हमने परसेंटेज और फ्रैक्शन के बारे में सीखा उसी तरह से एक फैक्टर भी होता है। क्या होता है फैक्टर? ध्यान से सुनना, फैक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम वैल्यू मनी में अगर आपको फैक्टर प्रॉपरली समझ में नहीं आता है तो इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। 15% का अगर फैक्टर फाइंड करना है तो 15 डिवाइडेड बाय 100 करो प्लस 1 करो, तो 15% का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1.15। ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आज आप 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 1.15 मिलेगा। 50, अब मुझे बताओ 1 रुपया आज इन्वेस्ट करोगे तो 15% के हिसाब से 1 रुपये पे आपका इंटरेस्ट कितना होता है? 15 पैसा होता है, 15 पैसा होता है। आप ये 1 रुपये में 15 पैसा ऐड कर दो तो कितना आता है? 1.15 आता है। और ये 1.15 क्या है? 15% का फैक्टर है। और फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है। और यहां पे प्रिंसिपल कितना है? 1 रुपये है। जब भी हम फैक्टर की बात करेंगे तो ऑलवेज 1 रुपये के रेफरेंस से बात करेंगे। जब भी हम फैक्टर की बात करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल ऑलवेज 1 रुपये होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 20% का फैक्टर। सिंपली क्या करोगे? 20 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 1.20। जब भी फैक्टर की बात करते हैं हम ऑलवेज 1 रुपये के रेफरेंस से बात करते हैं। जब भी फैक्टर की बात करते हैं तो हम ऑलवेज ये सोचते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपया होगा। आज अगर हम 1 रुपये इन्वेस्ट करेंगे मतलब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपया होगा, तो हमें 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 1.20 मिलेगा।
₹1 का 20% इंटरेस्ट कितना होता है? 0.20 होता है, 20 पैसा होता है। 1 में 20 पैसा ऐड करोगे तो 1.20 आता है। इसीलिए फैक्टर में ऑलवेज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है, और ऑलवेज प्रिंसिपल क्या होता है? ₹1। इसलिए जब भी फैक्टर की बात करेंगे वी ऑलवेज थिंक फ्रॉम ₹1 पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 8% का फैक्टर, सिंपली क्या करना है? 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, तो फैक्टर क्या आ जाएगा? 1.08। मीनिंग क्या होगा? आज ₹1 इन्वेस्ट करेंगे तो हमें एक साल के बाद कितना मिलेगा? 1.08 मिलेगा। 2.5% का फैक्टर, 2.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, तो 1.025। आज अगर ₹1 इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल के बाद कितना मिलेगा? 1.025 मिलेगा। 7.5% का फैक्टर, 7.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 1.075। अगर आज ₹1 इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल के बाद कितना मिलेगा? 1.075 मिलेगा। जब भी फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है, और प्रिंसिपल विल बी ऑलवेज ₹1। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छी लगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि आपको नेक्स्ट कौन से कॉन्सेप्ट पे वीडियोस चाहिए, तो डेफिनेटली हम आपकी कमेंट को रीड करेंगे और उसी कमेंट के अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना के देंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर।